एक दिन सरिता देवी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर कुछ सास बहू सीरियल चल रहा था, जिसमें बहू बहुत तेज थी। सरिता देवी बड़बड़ करने लगती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहू से मिलोगे ना कभी तब पता चलेगा। इन सब की अम्मा है अम्मा, आते ही मेरे बेटे पर जादू टोना कर दिया। वो ये सब बोल रही थी, तभी उसका बेटा आता है। क्या हुआ माँ, खुद से क्या बातें कर रही हो? तो किससे करूँ बातें, तेरी बीवी के पास तो फुर्सत ही नहीं है, जब देखो कमरे में ही बैठी रहती है। माँ वो काम करती है, ऑफिस जाती है, थकती भी तो है ना। हाँ हाँ, तू तो उसी की बोली बोलेगा ना, पहले ही पट्टी पढ़ा कर रखती है वो तुझे। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको ना बहुत गलत समझती हैं। अरे बेटा तू तो राय नहीं दे, तुझसे बात करना ही बेकार है, जा तू कमरे में ही जा, दोनों अपनी ही दुनिया में लगे रहो। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर वो भी वहां से उठकर चला जाता है। वो अंदर जाकर सोनाली से बात करता है। थोड़ा माँ के पास भी बैठ जाया करो ना, वो वहां अकेले बैठी है। क्या करूं वहां बैठकर, जब देखो जली कटी सुनाती रहती है। सारा दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, और जब घर आओ तो इनके ताने सुने पड़ते हैं। राज वहां से भी उठकर चला जाता है। एक सुबह सरिता सोनाली से कहती है, बहू 2-3 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, मामा जी आ रहे हैं, तुम्हारी शादी के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। 2-3 दिन? नहीं माँ जी, इतना तो नहीं हो पाएगा, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, वो मुझे ही अटेंड करना है। अरे तुम्हारा क्लाइंट ज्यादा जरूरी है या मेरा भाई? तुम्हारे मामा आ रहे होते तब भी तुम यही करती। मेरी फैमिली को बीच में लाने की क्या जरूरत है? चलने लगा ना मुंह, कुछ बोल तो सकते ही नहीं भाई ने। ये सुनते ही राज आता है। अरे क्या हुआ माँ? अब तुझे क्या बताऊं, तू तो इसी की सुनेगा ना। अरे बताओ तो माँ। सोनाली उसको पूरी बात बताती है। माँ तो ठीक ही है ना, सही तो कह रही है, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुझे पता है 2-3 दिन की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखा देखा, मैंने कहा ही था, तू तो इसी की बोली बोलेगा ना। मेरे तो बेटे पर ही किसी ने टोटका कर दिया है, इसको तो अब माँ ही बुरी लगती है, क्या करूं मैं। और ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मामा जी आ रहे हैं ना, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मैं करवा दूंगा काम। वाह भाई वाह, बस अब यही देखना रह गया था कि बहू मैडम तो बैग टांग कर ऑफिस जाए और बेटा रसोई में काम करवाए। धन्य हो भाई तुम जोरू के गुलाम, तुम रहने तो मैं ही कर लूंगी। घर में बात इतनी बढ़ गई थी तो सोनाली कुछ भी करके छुट्टी ले ही लेती है। वो थोड़ा घर साफ करने लगती है, ज्यादा सुंदर बनाने के लिए सोफे को दूसरी जगह शिफ्ट करती है। रहने दो रहने दो, अब दिखावे के लिए सामान यहाँ वहां मत करो कि तुम्हारे पति को लगे मेरी माँ मेरी बीवी से काम करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, जो जहाँ था वहीं रहने दो। सोनाली सोफे को वापस वहीं रख देती है। सरिता उससे कुछ करने ही नहीं दे रही थी, तो सोनाली कमरे में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में राज आता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? तुमने तो माँ की हेल्प करवाने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी ना। क्या फायदा छुट्टी लेने का, कुछ करने तो दे ही नहीं रही वो। मैं कितनी बार रसोई में गई उनका हाथ पटाने, पर वहां पर भी कुछ करने नहीं दे रही, फिर मैं यहाँ आकर बैठ गई। राज को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। जब मामा जी भी आते हैं, सरिता अपनी बहू की सिर्फ बुराई करती है। अरे भैया तुमसे क्या छुपाना, तुम देख तो रहे हो, आजकल की बहुएं तो कुछ करती ही नहीं। तुम आने वाले थे तो इससे यह भी नहीं हुआ कि थोड़ी मदद करवा दे। सारा दिन या तो ऑफिस में रहती है, और अगर घर पर रहती है तो भी ऑफिस का ही काम करती है। सोनाली ये सब अंदर से सुन रही थी। वो राज की तरफ देखती है, वो भी गर्दन नीचे किए बैठा था। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती। पर जीजी, ये शादी तो आपकी पसंद से हुई थी ना, हमने तो यही सुना था कि अरेंज्ड मैरिज है। अरे कहाँ भैया, ये है ना मेरा सीधा साधा बेटा, इसको पसंद आ गई। हमें तो पसंद ही नहीं थी, पर क्या करे, आजकल की लड़कियां मायके से ही जादू टोना सीख कर आती है। जिस दिन से आई है राज तो मेरे काबू में है ही नहीं। अरे जीजी ऐसे थोड़ी ना होता है, जादू टोना तो फालतू बातें होती है। ये भी तो हो सकता है कि बहू में कुछ खूबियां हो जो आपके बेटे को पता हो और आपको नहीं। अरे उसमें कोई खूबी नहीं है भैया, बस ये राज ही ना इसके आगे पीछे घूमता रहता है। जरा सा कुछ नहीं बोल सकती मैं इसे, कुछ बोलूं उससे पहले ये यहाँ आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। अरे जीजी, इन औरतों की बातों में मत उलझाओ मुझे,
मुझे तो अपनी बहू से मिलना है। हाँ हाँ बुलाती हूँ, देख लेना तुम्ही, अभी जींस टॉप पहन कर आकर खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। वो सोनाली को आवाज लगाती है। सोनाली बहुत ही सलीके से साड़ी पहनकर सर ढककर मामा जी के सामने आती है, कायदे से उनके पैर छूती है और थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा आओ ना, मेरे पास बैठो। नहीं नहीं मामा जी, आप मेरे पूजनीय हैं, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। ये कहकर वो रसोई में जाती है और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। मामा जी तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जीजी, जो तुम कह रही थी और जैसी बहू है, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर निकला। ये सब ना राज ने ही बोला होगा उसे करने के लिए, वरना सारा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे दीदी, मैं तो सोच रहा था उसका हाथ देखो, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। सरिता बहू को अंदर बुलाती है। मामा जी थोड़ी देर उसका हाथ देखते हैं और फिर उसे अंदर भेज देते हैं। बताओ बताओ क्या लिखा है इसके हाथ में। चालाक तो है ही, वो तो पता चल ही गया होगा। तूने टोटके भी करती है क्या? अरे करती होगी, पूरा बेटा काबू में कर रखा है। अरे दीदी, ये सब छोड़ो, इसके हाथ में बहुत धन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे काहे की लक्ष्मी, हमारे यहाँ तो खाली हाथ ही आई थी। अरे दीदी, अब तो बहुत धन का योग है, ध्यान रखना जरा। थोड़ी देर में मामा जी चले जाते हैं। मामा जी की बातें सुनकर जैसे सरिता का मन ही बदल जाता है। वो सोनाली से मीठी मीठी बातें करने लगती है। अपनी सास का बदला हुआ व्यवहार देखकर सोनाली भी चकित रह जाती है। एक दिन राज उन दोनों से कहता है, आज मेरा बाहर चलने का मन कर रहा है, चलो ना कहीं चलते हैं। तेरा बाहर खाने का मन कर रहा है या इसका घर में बनाने का मन नहीं कर रहा? माँ, फिर वही बात, आप हर बात इस पर क्यों ले आती हैं? सरिता को मामा जी वाली धन की बात याद आती है और वो अचानक से अपना लहजा बदल लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं भी तो बहू थी ना कभी, मुझे पता है, घर का काम करते करते थक ही जाते हैं। चलो सब बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा सा खा कर आएंगे। सब बाहर जाते हैं और सरिता सोनाली के लिए राज से कहकर बहुत ही महंगी महंगी चीजें ऑर्डर करवाती है। सब खुशी खुशी वापस आते हैं। सोनाली के कमरे में जाने के बाद राज अपनी माँ से उसके बदले व्यवहार का कारण पूछता है। लो, जब कम बात करती थी मैं उससे तब भी तुझे दिक्कत थी, अब जब इतने प्यार से बात करती हूँ तब भी तुझे दिक्कत है। तू चाहता क्या है आखिर? नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप दोनों पास हो रहे हो। फिर सरिता से रहा नहीं जाता। वो सोनाली के बारे में अंदर की खबर पूछने लगती है। अच्छा ये बता, इसके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह है क्या? इसके पापा ने दे रखा है कुछ? तुझे तो पता होगा। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे पूछ कर देख ना कुछ निकलेगा जरूर। अरे पर माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? सरिता राज को मामा जी वाली बात बताती है। अब राज को समझ में आता है कि क्यों उसकी माँ का बर्ताव अचानक से उसकी बीवी की तरफ बदल गया। अच्छा ठीक है, पता करता हूँ। राज को पता है कि सोनाली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो ये बात अपनी माँ से छुपाता है और जो नाटक चल रहा होता है वो उसको और चलाने की सोच लेता है। अगले दिन, आज तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ तो मत जाओ ना बेटा, बल्कि मैं तो कहती हूँ राज तू भी छुट्टी ले ले और दोनों कहीं घूम आओ, मैं घर पर रह लूंगी। क्यों, आप घर पर क्यों रहेंगी, आप भी चलिए ना। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों को वैसे ही कम समय मिलता है, जाओ जाओ घूम आओ। राज को मन ही मन अपनी माँ की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, पर उनके लालच के चलते जो घर का माहौल बदला होता है उसे देखकर वो खुश भी होता है। घनश्याम और सुचित्रा ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे देवेश की शादी ऋतु के साथ कर दी। देवेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और ऋतु भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो नौकरी नहीं करती थी। घनश्याम जी और सुचित्रा जी को लगा कि बहू घर में आने के बाद उनके घर को अच्छी तरह संभालेगी, क्योंकि घनश्याम जी कुछ ही दिनों में नौकरी से रिटायर होने वाले थे और सुचित्रा जी घर में अकेली रह जाती थी। एक दिन सुबह के बाद, अरे आप तो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, फिर साथ में रहेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, तुम्हारी बहू जो आ गई है। सही कहते हैं, कितनी पढ़ी लिखी बहू है। अच्छा सुनिए, अब तो कुछ ही दिनों में आपका रिटायरमेंट है, उसके बाद तो आप भी सारा दिन घर पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ऋतु अपने सास और ससुर की कुछ ज़्यादा ही सेवा करती थी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इस वजह से घनश्याम और सुचित्रा बहुत खुश थे। एक दिन ऋतु और देवेश अपने कमरे में बातें कर रहे थे। तुम इस तरह मम्मी पापा का ख्याल रखा करो, बस थोड़े ही दिन की बात है।
क्या बताऊं देवेश, थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। अगर पापा जी की रिटायरमेंट वाली बात नहीं होती ना, तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाली थी। अरे जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, रिटायरमेंट पर पापा को पूरे 20 लाख मिलने वाले हैं। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? अरे उन्हीं पैसों की लालच में ही तो तुम्हारे माँ बाप की दिन रात सेवा करनी पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी बनकर रहने का। अरे कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी पापा का रिटायरमेंट 2 दिन बाद है, पैसे बस आने ही वाले हैं। कुछ दिनों के बाद घनश्याम जी का रिटायरमेंट हो जाता है और उनको 20 लाख मिलते हैं। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, बताओ क्या बात है। पापा, आपको ऋतु से कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो आप दोनों का ध्यान तो रखती है ना? अरे कैसी बात करते हो बेटा, इतनी पढ़ी लिखी बहू और हमारा ऐसे ध्यान रखती है जैसे हमारी बेटी हो। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। पापा, वैसे तो आप दोनों हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन बेटा, अलग से फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना पापा जी, ये घर थोड़ा पुराना हो गया है। हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं। जब तक आप दोनों का मन लगेगा हम यहाँ रहेंगी और उसके बाद हम सब नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बात तो सही कह रही है बहू, और अभी तो आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिले हैं। जो हमारा है वो इन बच्चों का ही तो है। खरीद लेने दीजिए ना घर। तुम ठीक कहती हो, और हमें तो बच्चों के साथ रहना है। वो नए घर में रहेंगे तो हमें भी तो नए घर में रहने को मिलेगा। सुचित्रा और घनश्याम अपने पैसे देकर देवेश को नया घर दिलवा देते हैं। कुछ दिनों के बाद ऋतु का नेचर अपने सास ससुर के लिए बदलने लगता है। बेटा, ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाम के खाने में खिचड़ी बना दोगी? क्या पापा जी, आपको खिचड़ी पसंद है और आपकी वजह से हम सबको भी वही खानी पड़ती है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, हम थोड़ी ना जिंदगी भर खिचड़ी खाते रहेंगे। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? मूड की क्या बात है, मुझे जॉब करनी थी, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के चक्कर में मैं कभी जॉब नहीं कर पाई। अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तुम एक काम करो, तुम जॉब करना शुरू कर दो। वैसे भी अब तो मैं सारा दिन घर में ही रहता हूँ, सुचित्रा को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ऋतु, जब मम्मी पापा कह रहे हैं तो तुम्हें जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में ऋतु नौकरी करना शुरू कर देती है। एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद एक दिन शाम के वक्त ऋतु अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी पापा, मैं और देवेश नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ेगा और वैसे भी अब मेरी जॉब लग गई है, तो हमें नए घर में रहना चाहिए। बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जब चाहो हम ये घर खाली करके वहाँ चलेंगे। अरे मम्मी, आप समझी नहीं। क्या नहीं समझे बेटा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या? मम्मी जी, पापा जी, मैं बताती हूँ। मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है। अगर आप दोनों भी मेरे साथ उस घर में रहेंगे तो मैं अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। सारा दिन बस आपके काम में ही लगी रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी और हमारे काम की ना तू चिंता मत कर। देखो बेटा, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन घर लेने से पहले यही तो बात हुई थी ना कि हम सब साथ में रहेंगे। पापा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर आपके पैसों से लिया है, इसलिए उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाओ, हम यहीं रह लेंगे। लेकिन तुम दोनों हमसे मिलने तो आया करोगे ना? हाँ मम्मी जी, संडे की छुट्टी हुआ करेगी, हम उसी दिन आपसे मिलने आएंगे। ऋतु और देवेश सुचित्रा और घनश्याम को पुराने घर में छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुचित्रा और घनश्याम उन दोनों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे को भी घनश्याम या सुचित्रा से मिलने नहीं आते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे बेटे और बहू ऐसे निकलेंगे। सच कह रही हो सुचित्रा, हमारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखा दिया। इसमें गलती सिर्फ बहू की नहीं है, बेटे ने भी तो हमारे साथ धोखा ही किया है। और फिर कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। ऋतु और देवेश अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते ही नहीं।
एक दिन घनश्याम जी की तबीयत खराब हो जाती है और सुचित्रा देवेश को अपने घर बुलाती है। क्या हुआ माँ? ऐसे भी क्या आफत आ गई थी? जानती नहीं ऑफिस का काम छोड़कर आया हूँ मैं। और मम्मी जी, मेरी तो नई नई नौकरी है, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। क्या करती बेटा, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब इस उम्र में मैं अकेली उनको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाती? अरे मम्मी, इस उम्र में तो बीमारी चलती ही रहती है, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब ये तो आपका रोज का ही काम रहेगा ना मम्मी जी। उम्र हो चली है, हम कब तक ऐसे बार बार छुट्टियां ले लेकर यहाँ आते रहेंगे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो इतनी छुट्टियां भी नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग ना वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर लीजिए। वहाँ पर वो लोग आपकी केयर भी करेंगे और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। घनश्याम और सुचित्रा वृद्धाश्रम में जाने से मना कर देते हैं। देवेश और ऋतु वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त ऋतु का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। माँ, ऋतु के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मैं भी अपनी जॉब में बहुत बिजी रहता हूँ। ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। अब पता चला बेटा, बूढ़े माँ बाप की कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे, अब क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ पैर जोड़े थे जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। माँ पापा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आज के बाद हम सब एक जगह रहेंगे और हम दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी तरह कलयुगी नहीं हो सकते। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, हम तुम्हारा ख्याल रखने पहुँच ही जाएंगे।